माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। पोएट्री के जितने भी बीच में जो सेक्शन आ रहा था, पोएम जो भी आ रही है, वो पोएम को हम अलग से करेंगे, ठीक है। अभी हम लेसन चला रहे हैं। लेसन नंबर 5 इज द स्नेक एंड द मिरर। सांप और एक दर्पण। सांप और एक दर्पण नाम से कुछ इस तरह की मीनिंग मैंने यहाँ लिखी है। यहाँ हम जब भी पढ़ेंगे तो जो ग्रामर का जो टर्म रहेंगे उसे समझने के लिए मैंने यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़ा है। साथ में हम डिस्कस करते करते बढ़ेंगे, ठीक है। खूब सारे अगर स्पेलिंग मीनिंग इंपॉर्टेंट है, आप याद करने की कोशिश करें, पढ़े, डिक्शनरी यूज करें ताकि आप अच्छा वर्ड पावर बना सकें। हम स्टार्ट करते हैं। द स्नेक एंड द मिरर। सांप और एक दर्पण। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप स्वयं को दर्पण में देखना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? ये सेंटेंस को हम समझते हैं। डू यू like to look in the mirror. Do you like to look in the mirror? ये सेंटेंस जो हमने लिखा है, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कौन से टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है? डू यूज हो रही है। डू कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? डू और डज, दोनों। डू और डज ये दोनों हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। कौन से टेंस की है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब हमने जिस समय टेंस को अलग से पढ़ा उस समय एक बात पढ़ी थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। कहाँ करते हैं? वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। अब यू प्लूरल सब्जेक्ट है, यू बहुवचन करता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग हुआ है। ये मेन वर्ब है। लाइक क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। टू इंफिनिटिव के रूप में यूज हो रही है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मेन वर्ब लाइक की फर्स्ट फॉर्म आई है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू यूज हो रही है। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा, अदर देन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा दूसरे सभी वाक्यों में जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। पर हेल्पिंग वर्ब आने की कंडीशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये हमें समझना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसको जो स्पेस या जनरल ग्रामर साथ में डिस्कस करते रहेंगे, या मैंने इसमें मीनिंग किया अपन पढ़ाते हैं, तो वैसे यही पैटर्न फॉलो करते हैं। क्योंकि साथ में जो बात आती है उसको साथ में रफ करना और समझाना ये अच्छा नहीं लगता, तो साथ में यहाँ लिखते रहेंगे। सेंटेंस को आप साथ में लिखते रहे, डिस्कस करते रहे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू लाइक टू
लुक इन द मिरर? क्या आप स्वयं को दर्पण में देखना पसंद करते हैं? What do you think about at such times? ऐसे समय में आप किसके बारे में सोचते हैं? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने किसी कुत्ते, बिल्ली या चिड़िया को कभी दर्पण में देखते हुए देखा है? What do you think it sees? आपके विचार में ये क्या देखते हैं? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. अब एक डॉक्टर, एक सांप और एक दर्पण के बारे में इस विनोदपूर्ण हंसाने वाली कहानी को पढ़िए। ठीक है, हम पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट से हम इसे पढ़ते हैं। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी अंग पर कुंडली लगाई है? हैज आ रहा है और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कोइल्ड आ रही है। ये भी ग्रामेटिक टर्म है, समझना। हैज हेल्पिंग वर्ब, हैज हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है? हैज और हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सिंगुलर के साथ है, सिंगुलर के साथ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। इनमें हमेशा साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ जो सेंटेंस में लिखा है कि हैज अ स्नेक, अ स्नेक सिंगुलर, अ स्नेक क्या है? सिंगुलर है। हैज अ स्नेक एवर कोइल्ड, तो कोइल की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है कोइल्ड। कोइल का मतलब होता है कुंडली मारना। हैज अ स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी किसी सर्प ने आपके शरीर के किसी अंग पर कुंडली लगाई है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक प्रबल नाग ने भारी खून से भरा हट्टा कट्टा मजबूत एक सर्प जिसके अंदर फुल ब्लड हो, फुल ब्लडेड कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब चुप हो गए। फाल की कौन सी फॉर्म हो रही है? आ रही है सेकंड फॉर्म। फाल की सेकंड फॉर्म आ रही है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ये प्रश्न एक होम्योपैथी के डॉक्टर ने पूछा था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स, ये बिंदु, ये टॉपिक उस समय आया जब हम सांपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale. डॉक्टर ने जब अपनी कहानी को जारी रखा तो हमने बड़े ध्यान से उस बात को सुना। लिसन, लिसन की सेकंड फॉर्म आ रही है लिसन।
वी लिसन अटेंटिवली। अटेंटिवली का मतलब है ध्यान से। अटेंटिवली का मतलब है ध्यान से, पूर्ण ध्यान लगाकर मनोयोग पूर्वक अच्छी तरीके से हमने उस बात को सुना। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लिसन की सेकंड फॉर्म आ रही लिसन, इसका मतलब सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सारे टेंसेस के वाक्य आ रहे हैं, इसलिए हमने पहले ग्रामर में टेंस को पढ़ा था। इसलिए हमने ग्रामर में टेंस को पढ़ा था, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सारी इन चीजों की हमें जरूरत होती है। ग्रामर की सभी टर्म से हमें गुजरना होता है। अतः अपन अगर पहले से ग्रामर का बेसिक थोड़ा नॉलेज रहता है तो अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इन बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर को आप हंसते हंसते दे सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लेसन की थीम, लेसन की विषय वस्तु अगर आपको पता है तो आप आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। तो यहाँ लिसन की सेकंड फॉर्म कौन सी यूज हो रही है? लिसन यूज हो रही है, लिसन यूज हो रही है। लिसन की सेकंड फॉर्म लिसन यूज हो रही है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस। We listened attentively as the doctor continued with his tale. Tale का मतलब है बात, T-A-L, tell स्टोरी, कहानी, बात के लिए यूज होता है। ओके, हाँ, कहाँ थे हम? डॉक्टर ने जब अपनी कहानी को जारी रखा तो हमने इसे ध्यान से सुना। ओके, इट वॉज अ हॉट समर नाइट, ये तेज गर्मी की रात थी। About 10 o'clock, about 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। कितने बजे थे? 10 बजे थे। I had my meal at the restaurant and returned to my room. I had my meal at the restaurant and returned to my room. सारा सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है। मैंने एक भोजनालय से भोजन किया और मैं मेरे कमरे पर लौट आया। I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मुझे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। The sound was a familiar one. आवाज परिचित थी, मतलब जैसे पहले सुनी सुनाई आवाज, तो आवाज परिचित थी। फैमिलियर का मतलब होता है जिसे हम जानते हैं, परिचित जिसे कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। The sound was a familiar one. आवाज परिचित थी। One could say that the rats and I shared the room. कोई भी कह सकता था कि चूहे और मैं कमरे में जैसे साथ रहते थे। One could say that the rats and I shared the room. शेयर का मतलब होता भागीदारी, हिस्सेदारी करना, साथ में रहना। शेयर की सेकंड फॉर्म है shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने अपनी माचिस की डिब्बी निकाली और मेज पर केरोसिन के तेल का लैंप जलाया। केरोसिन के तेल का लैंप जलाया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, पॉइंट नंबर 2। The house was not electrified. The house was not electrified. मकान में बिजली
नहीं थी। इलेक्ट्रीफाई एक वर्ब है, विद्युतीकरण करना, इलेक्ट्रीफाई, ई समझते हैं, ELECTRIFY, इलेक्ट्रीफाई इज वर्ब, विद्युतीकरण करना। अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है इलेक्ट्रीफाइड, ELECTRIFIED, दोनों फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। और थर्ड फॉर्म को क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के रूप का मतलब है थर्ड फॉर्म को हम विशेषण की जगह यूज करते हैं। किसकी जगह यूज करते हैं, विशेषण की जगह यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भूल से वर्ब की थर्ड के नीचे प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख दिया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, सॉरी, ये पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज होती है, अर्थात विशेषण की जगह काम आती है। इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड। तो सेंटेंस बता रहा है कि द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में लाइट नहीं थी, घर में विद्युत नहीं थी। ओके, इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मिक्स्ड, मैंने हाल ही में चिकित्सकीय व्यवसाय प्रारंभ किया था और मेरी कमाई बहुत कम थी। I had about 60 rupees in my suitcase, मेरे पास सूटकेस में लगभग 60 रुपए थे। Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. कुछ कमीजों और धोतियों के साथ ही मेरे पास एकमात्र काला कोट भी था जिसे मैं उस समय पहने हुए था। ठीक है, हमने पॉइंट नंबर सेकंड तक ट्रांसलेट कर दिया। तो जिस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट डिस्कस कर रहे थे उसमें भूल से जो शब्द निकल गया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, सॉरी, वो पास्ट पार्टिसिपल है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी है, आईएनजी लगा हुआ है तो वो कंडीशन प्रेजेंट पार्टिसिपल की है। तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनाते हैं, ठीक है ना, जेरेंड भी बनाते हैं और कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज करते हैं। इसके 3 यूज है। तो यहां पर पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, यहां ये जैसे इलेक्ट्रीफाइड है, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। घर की विशेषता क्या है, उसमें विद्युत नहीं थी। हाँ, विद्युतीकरण और नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है तो इलेक्ट्रीफाई की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है अफर्मेटिव में, जिसे पास्ट फॉर्म कहते हैं, और ये है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट जो ट्रांसलेट किया वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो मैं अवगत कराएं, कमेंट करें, मुझसे और थोड़ा आपके लिए जिस प्रकार से आपका सुझाव रहेगा कि पढ़ाने की स्पीड तेज है या धीमी है तो भी आप बता सकते हैं। आपको स्पेलिंग मीनिंग, हालांकि मैं जो इंपोर्टेंट जो आती है वो दिखाता हूँ, कॉमन स्पेलिंग मीनिंग जो होती है खुद को आपको देख के याद करनी होती है, समझने की बात होती है। हमारे ट्रांसलेशन मेथड में जहाँ जहाँ ग्रामर अप्लाई हो रही है हम ग्रामर को अच्छी तरीके से साथ में समझते हुए चलेंगे ताकि हमारे एग्जाम में जो भी राइटिंग का क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी आते हैं उन्हें हम आसानी से कर सके।
ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से समझ सके, वहाँ हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लेसन, ये ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।